हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द में संपत्तियां पढ़ेंगे। धंधा की इकाई में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, दायित्व और संपत्तियां। दायित्व मीन्स हमारी जिम्मेदारी और संपत्तियां मीन्स हमारे पास जो एसेट्स होती है वो। दायित्व संबंधी जानकारी हमने प्राप्त की, अब संपत्तियां संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। धंधा प्रारंभ करते समय द्विनोंदी नामा पद्धति, दोहरा नामा पद्धति भी उसे कहा जाता है, दोहरा लेखा पद्धति प्रणाली भी उसे कहा जाता है, में एक तरफ दायित्व उद्भव होता है, उसके साथ ही संपत्ति का जन्म होता है। जैसे ही हमारा दायित्व का उद्भव होता है, उसके साथ ही हमारी क्या बढ़ती है, संपत्ति भी, उसका भी जन्म होता है। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु बाबत जो धंधे की मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। ऐसी कोई भी वस्तु, दृश्य या अदृश्य जो धंधे की मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य भी हो, उसे क्या कहा जाता है, संपत्ति। अन्य शब्दों अर्थात आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण किया है और उसमें से भविष्य में धंधे को आर्थिक लाभ होना अपेक्षित है। मालिक ने धारण किया होना चाहिए और उससे धंधे को आर्थिक लाभ होना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। संपत्ति का वर्गीकृत निम्नानुसार है। संपत्तियां मतलब एसेट्स को तीन भाग में वर्गीकृत किया जाता है, अचल, गैर चालू और स्थिर संपत्तियां। याद रखना, तीन भाग है, अचल, गैर चालू और स्थिर संपत्तियां, चल संपत्तियां और अवास्तविक संपत्तियां। अचल, गैर चालू, स्थिर संपत्तियां, चल संपत्तियां और अवास्तविक संपत्तियां। अब हम उसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बिन चालू और स्थिर संपत्तियां। बिन चालू संपत्ति की पहचान समय के आधार पर निश्चित होती है। बिन चालू दायित्व की तरह बिन चालू संपत्तियां भी 1 वर्ष से अधिक समयावधि संबंधी होती है। बिन चालू दायित्व की तरह ये भी बिन चालू संपत्ति वो 1 वर्ष से अधिक समयावधि होती है, 1 साल से ज़्यादा वो उसकी समयावधि होती है। उन्हें दीर्घकाल की संपत्ति और स्थिर संपत्ति के रूप में भी पहचानते हैं। दीर्घकाल मीन्स लंबे समय की संपत्ति और स्थिर संपत्ति जो धंधे में स्थिर रहती है। स्थिर संपत्ति में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न, ख्याति, फ्रेंचाइजीज आदि का समावेश होता है। जमीन एक स्थिर मिलकत है। समझ में आया? संपत्ति मीन्स मिलकत। इन संपत्ति का आयुष्य 1 वर्ष से अधिक का होता है, 1 साल से ज़्यादा ये संपत्ति का आयुष्य होता है। जमीन 1 साल में नष्ट नहीं हो जाती, मकान 1 साल में टूट नहीं जाता, इनका आयुष्य लंबे समय तक होता है। बिन चालू संपत्तियों को भी 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भाग में वर्गीकृत किया जाता है? 2 भाग में, दृश्य संपत्तियाँ और अदृश्य संपत्तियाँ, जिसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। दृश्य संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो भौतिक अस्तित्व रखती है, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है। दृश्य संपत्तियों को देख सकते हैं हम, जिसे देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि मकान है, उसे हम देख भी सकते हैं, उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, वो एक दृश्य संपत्ति है। दृश्य संपत्तियाँ बिन चालू संपत्तियों का उपभाग है, उसका ही एक विभाग है दृश्य संपत्तियाँ। दृश्य संपत्तियाँ में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर आदि का समावेश होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। ये बात याद में रखना, अदृश्य संपत्तियाँ जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसमें आती है जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र और फर्नीचर। अदृश्य संपत्तियाँ जिसे हम देख नहीं सकते। अदृश्य शब्द स्वयं ही इन संपत्तियों का अर्थ स्पष्ट करता है। अदृश्य संपत्तियाँ मालिक भौतिक स्वरूप में नहीं होती है, मालिक के भौतिक स्वरूप की नहीं होती है, उनको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो भौतिक स्वरूप में अस्तित्व नहीं दर्शाती है, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम टच भी नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति भी बिन चालू संपत्ति का उपभाग है, यह भी बिन चालू संपत्ति का ही एक भाग है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न, ख्याति जैसी संपत्ति या अदृश्य संपत्ति में समावेश किया जाता है। इसको हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। अदृश्य संपत्तियाँ, 2 मिठाई की दुकान है, दोनों ही एक ही जगह पे हैं।
जैसे कि रमेश मिठाई की दुकान है और हमारे भटार में रमेश मिठाई की दुकान है और उससे ज़्यादा ही पास में कोई उसके पास से एक मिठाई की दुकान है। अभी हमने सोचा कि रमेश मिठाई की दुकान है उसे हम बेचने जाएं और वो सादी जो सिंपल मिठाई की दुकान है उसे बेचने जाएं। दोनों में से किसका दाम ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली जिसकी ख्याति है, जिसका नाम है, उस रमेश मिठाई की दुकान का दाम ज़्यादा आएगा, उसको बेचने पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो एक दुकान है वो 50 लाख में बिक रही है और रमेश मिठाई की दुकान है वो 1 करोड़ में बिक रही है। तो 50 लाख ज़्यादा में क्यों बिक रही है? उसकी ख्याति है। तो ख्याति क्या है? उसकी एक संपत्ति है। उसको 50 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो एक संपत्ति हुई। चालू संपत्ति आप जाएंगे। ख्याति आपको समझ में आया कि जब ख्याति हो तो दाम भी ज़्यादा मिलते हैं और दाम ज़्यादा मिलते हैं तो ख्याति भी हमारी एक संपत्ति होती है। चालू संपत्तियाँ मीन्स करंट असेट्स। यह ऐसे प्रकार की संपत्तियाँ हैं जिसका समयकाल 1 वर्ष से कम है। इन संपत्तियों को रोकड़ में रूपांतर हो सकता है। हम रोकड़ में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। धंधा के रोज बरोज के व्यवहारों के लिए संपत्ति का उपयोग होता है। रोज बरोज के व्यवहार में इसका उपयोग होता है। इसका हम रोकड़ में रूपांतर इजीली कर सकते हैं। इन संपत्तियों में रोकड़ जो सिलक होती है, बैंक में जो हमारी पैसे होते हैं, बैंक शेष, लेनदार, लेनी हुंडी, कच्चा माल स्टॉक, हमारी कंपनी में जो कच्चा माल स्टॉक होता है धंधे में उसका उपयोग करते हैं। तैयार माल स्टॉक होता है उसका भी समावेश चालू संपत्तियों में होता है। तैयार माल को हम बेचकर इजीली पैसे कमा सकते हैं आदि का समावेश होता है। धंधे या व्यापार की वस्तुओं को माल के रूप में पहचानते हैं। जिस चीज़ का हम व्यापार करेंगे उसको हम माल के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि अनाज का व्यापारी के लिए अनाज माल कहा जाता है। मैं अनाज का व्यापार कर रही हूँ तो मेरे लिए अनाज एक माल है। अगर मैं कापड़ का व्यापार कर रही हूँ, कपड़े का, तो कपड़ा मेरे लिए माल है। समझ में आया? अब 13वां है प्रवाही संपत्तियाँ। चालू संपत्तियों के बाद संपत्तियों के प्रकार के रूप में प्रवाही संपत्तियाँ पहचानी जाती है। अगर हम चालू संपत्ति में से स्टॉक को कट कर दें, हमने देखा यहाँ पे माल स्टॉक होता है, हम स्टॉक के अलावा सभी चालू संपत्तियों को प्रवाही संपत्ति कहा जाता है। स्टॉक को माइनस करने के बाद इन संपत्तियों का स्टॉक के अलावा शीघ्रता से अर्थात अल्पकाल में रोकड़ में रूपांतर हो सकता है। जल्दी उसका रोकड़ में रूपांतर हो जाता है। स्टॉक के अलावा स्टॉक को बात कर लेना। प्रवाही संपत्तियाँ इज इक्वल टू चालू संपत्तियाँ माइनस स्टॉक। ओके, ये सूत्र भी याद रखना। शीघ्रता से अर्थात अल्पकाल में रोकड़ में रूपांतर हो सकता है। उदाहरणार्थ देवादार, लेनी हुंडी आदि का शीघ्रता से रोकड़ में रूपांतर हो सकता है। स्टॉक से जल्दी हो सकता है, इसलिए वो प्रवाही संपत्तियाँ है। प्रवाही मीन्स तरत बह जाना। समझ सकते हो? चालू संपत्ति और प्रवाही किसे कहा जाता है? तरत उसका रोकड़ में रूपांतर हो, वो तरत बह जाए। प्रवाही मीन्स बह जाना। ओके, तो उसका रोकड़ में रूपांतर सरलता से हो जाता है, इसलिए स्टॉक के अलावा की संपत्ति को प्रवाही संपत्तियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक संपत्तियाँ, रियल एसेट्स। वास्तविक संपत्तियाँ अर्थात जिनका वास्तव में मूल्य होता है। याद रखना, जिनका वास्तव में मूल्य होता है उन्हें वास्तविक संपत्तियाँ कहा जाता है। इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतर हो सकता है। इसको भी हम रोकड़ में इजीली रूपांतर कर सकते हैं। इन संपत्तियों में दृश्य, अदृश्य, चालू संपत्ति का समावेश होता है। इन तीनों संपत्तियों का, दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति और चालू संपत्ति, तीनों का कहाँ पे समावेश होता है? वास्तविक संपत्ति में। जिन संपत्तियों का बेचने से रकम का उपार्जन हो जाता है उन्हें वास्तविक संपत्तियाँ कहते हैं। जैसे कि मकान है, मकान को मैं बेचूंगी तो तुरंत मुझे क्या मिलेंगे? पैसे। तो इसका रोकड़ में रूपांतर हो सकता है, रोकड़ में मुझे मिल सकती है, रोकड़ में उपार्जन हो सकता है, उसे वास्तविक संपत्ति कहते हैं।
वास्तविक संपत्ति का विक्रय करके रोककर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला, मकान का उदाहरण दिया। अब है अवास्तविक संपत्तियाँ। अवास्तविक संपत्तियाँ भौतिक स्वरूप नहीं रखती। अवास्तविक संपत्ति का उपज मूल्य शून्य होता है। ये बात ध्यान में रखना। अवास्तविक संपत्तियाँ भौतिक स्वरूप नहीं रखती है। उनका उपज मूल्य कितना होता है? 0, शून्य। इस प्रकार की संपत्ति का रोकड़ में रूपांतर नहीं हो सकता। इस प्रकार की संपत्तियों का क्या नहीं हो सकता? रोकड़ में रूपांतर नहीं हो सकता। यह एक बिन पुनरावर्तित खर्च है। बिन पुनरावर्तित खर्च मीन्स जिसका पुनरावर्तन नहीं किया जा सकता। इस खर्च का लाभ 1 से अधिक वर्ष तक मिलता है तथा इस रकम को अमुक वर्षों में अल्पलिखित करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जब अवास्तविक संपत्ति आएगी तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसलिए संपत्ति के रूप में दर्शाते हैं। प्रति वर्ष निर्धारित रकम अल्पलिखित करके खर्च के रूप में दर्शाते हैं। अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करने का खर्च, जब हम शेयर बाहर पाते हैं तब हमें खर्च होता है। तो वो खर्च, एक बात याद रखो, मैं शेयर बाहर इश्यू कर रही हूँ और मेरा खर्च हुआ है 5 लाख। अब मैं 5 लाख के रुपए को 5 वर्षों में डिवाइड करूँगी तो 5 वर्ष में कितने होंगे? 1 लाख हो जाएंगे। समझ में आया? अब मैं सभी संपत्तियाँ की सहित हर साल 1 लाख रुपए दर्शाऊँगी। वो होगी मेरी अवास्तविक संपत्तियाँ। अंश या ऋण पत्र, बट्टा, प्राथमिक खर्च आदि अवास्तविक संपत्ति के उदाहरण हैं। प्राथमिक खर्च होता है अंश या ऋण पत्र, बट्टा। अवास्तविक संपत्तियों को प्रसारित महसूली खर्च अथवा मुलतवी रखा राजस्व खर्च के रूप में भी पहचानते हैं। ये अवास्तविक संपत्तियां हैं, उसको टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें होता है प्राथमिक खर्च, अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करने का खर्च, अंश या ऋण पत्र, बट्टा। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग आवक प्राप्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा बिन चालू स्थिर संपत्तियों में दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, बिन चालू संपत्ति, प्रवाही संपत्ति, वास्तविक संपत्ति और अवास्तविक संपत्ति। अब 16वें पॉइंट आवक और प्राप्तियों से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर।